और इधर हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इसे अपने अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। आरएलपी के संयोजक और नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया। क्या कुछ और है, देखिए इस रिपोर्ट में। कई बार क्या होता है कि मंदिर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपना कोई काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे जो अपना आपको बहुत बड़ा धुरंधर समझने लग गए। हैसियत नहीं उनकी, कोई हैसियत नहीं। देखा हमारा हैसियत में आदमी जब मानता है खुद की पार्टी है, खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ। जो लोग हनुमान बेनीवाल को जानते हैं उन्हें उनकी भाषा हैरान नहीं करती, क्योंकि सीधी और सपाट बात कहना ही बेनीवाल की पहचान रही है। वैसे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आक्रोश की ठोस वजह है उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाकर। बेनीवाल का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन पर चूक मानी, लेकिन इतने भर से बेनीवाल संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चूक होगी तो बहुत बड़ी बलंदर चूक है। चाहे एक एमपी की आवश्यकता है इसके अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये फटा के चले खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, तो हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूंगी कांग्रेस की वजह थी? तो मैं कह रहा हूँ ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले, इसलिए मैं जीता। लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले। बेनीवाल कहते हैं कि जिस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची है, वो जीत कांग्रेस को आरएलपी की वजह से नसीब हुई। बेनीवाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है, लेकिन वो एनडीए में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं, फिर भी लड़ रहे। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए। आपको बताते चलें कि 2019 में बेनीवाल की आरएलपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बाहर हो गई। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बेनीवाल ने नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। बहरहाल बेनीवाल भले ही एनडीए में नहीं जाने का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सियासत का एक सच ये भी है कि यहाँ जो नहीं कहा जाता, अहमियत उसकी भी बरकरार रहती है। सियासत में संभावनाओं की मौत नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और आचार संहिता खत्म होने के ठीक बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के ठीक पहले विधानसभा में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की क्लास आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्रवाई समेत अनेक बिंदुओं पर यह क्लास चली है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में अब विधानसभा का सत्र जुलाई माह के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। सरकार अपना बजट भी इसी सत्र के बाद पेश करने जा रही है। इससे ठीक पहले विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनना होगा। पिछले कुछ सालों से कार्यपालिका विधायिक कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जो वास्तव में सभी विधायकों के लंबे टाइम से जवाब नहीं आए हैं, इस प्रकार के सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया है, सेक्रेटरीट को बुलाया है, और आज सेक्रेटरीट को बुलाकर जिन क्वेश्चनों को उत्तर नहीं आए उनके मंगवाए गए हैं, और जल्दी उन विधायकों को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उनके जवाब आएंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जिस तरीके का जो
काम करने का तरीका है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स की यहाँ पे बैठक बुलाई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की बात है गांव गरीब किसान तक पहुंचनी चाहिए, एक अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का तालमेल कैसे रहे, उससे जोड़ के इस बैठक को देखा जा रहा है। इससे पहले कभी कभार नवाचार करने के लिए राव साहब ने भी बैठक बुलाई थी, आज वासुदेव देवनानी साहब ने बुलाई है, और बैठक के जहाँ तक है सार्थक नतीजे निकलेंगे और इन नतीजों के माध्यम से ही एक जो अच्छा मैसेज हम जनता के अंदर देना चाह रहे हैं वो मैसेज कहीं ना कहीं निकल के आएगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने 15वीं विधानसभा के 5000 से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं प्राप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए विभागवार समीक्षा की। चिकित्सा विभाग में 1056 प्रश्नों के जवाब नहीं आने पर अपनी नाराजगी प्रकट की। मुख्यमंत्री जी और विभागों के मंत्री जी पूरी कमांड नहीं रखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो बेलगाम होगी, लेकिन विधानसभा का जो दायित्व है, जो विधानसभा की ताकत है, वो कहीं ब्यूरोक्रेसी को मैं समझता हूँ हावी नहीं होने देगी। लगातार कमेटियों की मीटिंग भी चल रहे हैं, अभी एग्जामिन भी चलेंगे, और आज अध्यक्ष जी ने जो मीटिंग बुलाई है, कल ही बात हुई थी, वो भी क्योंकि क्वेश्चनों के जवाब समय पे नहीं आना, आश्वासनों का जवाब समय पे नहीं आना, कार्रवाई नहीं होना, तो उन सब को लेकर अध्यक्ष जी गंभीर हैं। विधानसभा में आयोजित हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार और विधानसभा के कार्यों को ब्यूरोक्रेसी गंभीरता से लें और विधायकों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब तय समय सीमा में आए। कुल मिलाकर विधानसभा से संदेश साफ है कि जनहित सर्वोपरि है और अब आचार संहिता के फेर के नाम पर कोई अफसर काम नहीं अटका सकेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के जवाब समय पर नहीं आते और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। इस तरह की शिकायतों के बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर आज ब्यूरोक्रेसी की क्लास विधानसभा में आयोजित हुई। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस क्लास में तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के तमाम वो सचिव विभागों के मौजूद रहे जिनके कामकाज को लेकर के आपत्ति जताई जा रही थी। कई सचिवों को ये भी कहा गया कि विधानसभा का जो कामकाज है उसको लेकर के गंभीरता उनका विभाग नहीं जता रहा है, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कुल मिला के लबोलो अब यही है कि अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद में आचार संहिता का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसा में जनता के कामकाज और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि राज्य के विकास में विधानसभा के अंदर बेहतर चर्चा हो सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की मिल रही है, जहां मोदी सरकार के गठन से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल राजस्थान में किसान संबल निधि में 2000 रुपए का इजाफा किया गया है और 2000 रुपए के इजाफे से यानी कि अब किसान संबल निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए की गई है। सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका पोस्ट भी किया। वादे पूरे करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है सरकार। किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि बढ़ाई गई है। अब राजस्थान में 8000 रुपए मिलेगी किसान सम्मान निधि। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया। जहां किसानों को पहले संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया है कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है। यह हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ की तरफ से ये पोस्ट भी जारी किया है। आप देख सकते हैं सीधे ये किसानों के हित से जुड़ा ये फायदा है। और बता दें कि अभी क्योंकि बजट भी पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कल क्योंकि पीएम मोदी शपथ लेने जाएंगे, उसके पहले राजस्थान में राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे भी राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, उस पर भी देखना होगा कि इसका असर क्या होता है, जैसे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो गए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक होगी। बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। साथ ही शाम 5 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है। और फिर शाम 7 बजे अशोका होटल में CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और CPP सदस्यों का डिनर भी आयोजित है। लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया।
सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिली सरकार होगी। पहली बार जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आकर रख गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम का 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के जैसा आपने कहा, और वहीं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में ही नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि लोकेश को समय रहते अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई किए जाने के साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया है। और अभी फिलहाल मारो राजस्थान में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार मारो राजस्थान में जारी है।